हेलो एंड वेलकम टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो आईसीएससी क्लास 10th के लिए पहला पार्ट लाइट का हम लोग देख चुके हैं, जिसमें हमने बात की थी आपसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और साथ ही साथ मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया था। आज इस वीडियो का जो मेन मोटिव है वो है प्रिज्म को समझना कि प्रिज्म क्या है, और साथ ही साथ हम लोग समझेंगे रियल और एपरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रिज्म के बारे में बात करेंगे कि प्रिज्म क्या है और प्रिज्म कहते किसे हैं। तो बिना किसी देरी के जुड़ेंगे हमारे साथ और आइए समझते हैं प्रिज्म को। तो देखो, जैसे ही मैं प्रिज्म बोलता हूं तो आपके दिमाग में कुछ एक इमेजिनेशन आ जाती है, आपके दिमाग में एक डायग्राम बन जाता है, क्योंकि आप जब लैब में गए थे तो आपने वहां पर एक ट्राइंगुलर शेप का कोई ना कोई जो है ऑब्जेक्ट देखा होगा, और टीचर ने आपको बोला कि बेटा इसको रख दो, ये तुम्हारे काम का नहीं है। वही तो प्रिज्म था, ठीक है। वो जो ट्राइंगल शेप आपको दिखाई दी ना, बेसिकली वही प्रिज्म है। लेकिन क्या दुनिया में सारे प्रिज्म ऐसे ही होते हैं? क्या सिर्फ प्रिज्म की एक ही शेप होती है? इन सारे सवालों का जवाब हम लोग ढूंढेंगे, ठीक। तो चलिए प्रिज्म के बारे में बात करते हैं। तो प्रिज्म की डेफिनेशन पे आएंगे सबसे पहले। तो प्रिज्म क्या है? तो हम कहते हैं कि इट इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटीरियल या रिफ्रैक्टिंग मीडियम that bounded by at least two plane surfaces inclined at some angle। ये डेफिनेशन जो है प्रिज्म के लिए है, ठीक है। तो प्रिज्म क्या है? बेसिकली प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट देखो, मटेरियल तीन तरह के होते हैं। एक होता है आपका ट्रांसपेरेंट, यानी कि जिसके आर पार देख सकते हो आप, है ना। जैसे आपकी कार का शीशा, आप कार ड्राइव कर रहे हो और सामने वाला जो उसकी विंड स्क्रीन है, आप उसके सामने देख सकते हो क्या है, तो वो ट्रांसपेरेंट हो गया। एक होता है आपका ओपेक, ठीक है। ओपेक जो मीडियम होता है, यानी कि जैसे आपके घर की दीवार है, अब दीवार की दूसरी तरफ कौन आपको नहीं पता, तो वो कौन सा मटेरियल हो गया? ओपेक हो गया। एक होता है ट्रांसल्यूसेंट होता है कि जब आप उसको लाइट, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन की तरफ ले जाओगे तो आपको दिखाई देता है कि अच्छा इसके अंदर क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी आपने देखा होगा कि जो आपका पेन होता है ना, जो वो 3 रुपीज वाला पेन आता है, अब उसके अंदर कितनी इंक का पता नहीं चलता है, तो तेज धूप में हम ऐसे रखते तो वो दिख जाता है, अच्छा इतनी इंक है इसके अंदर, तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसल्यूसेंट। या कभी कभी मान लीजिए आप कोई ऐसा डार्क कलर का बॉटल है, उसके अंदर कप सिरप है, आपको पता नहीं चल रहा कितना है, तो आप ऐसे बल्ब के साइड में करके देखते हो तो आपको एक मार्क दिख जाता है कि अच्छा इतना लेवल अभी इसके अंदर है। तो उस मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। लेकिन एक वर्ड जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये जो आपका प्रिज्म है, इसमें जो डेफिनेशन यहां पर आई है कि प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम है जो कि बाउंड होता है दो प्लेन सरफेसेस से। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि मैं आपके लिए, ठीक है, दो प्लेन सरफेसेस की कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, तो एक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपकी ये हो गई और एक प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपकी ये हो गई। तो प्रिज्म ऐसा मटेरियल है, या आप कह सकते हैं प्रिज्म ऐसा मीडियम है जिसमें कम से कम कितनी प्लेन सरफेसेस होनी चाहिए? दो प्लेन सरफेसेस होनी चाहिए, और उनके बीच में कोई ना कोई एंगल जरूर होना चाहिए। तो उसी स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे? प्रिज्म कहोगे। फॉर एग्जाम्पल जरा यहां देखो जल्दी से, प्रिज्म कैसा कैसा हो सकता है भाई? प्रिज्म ऐसा हो सकता है, प्रिज्म की शेप बिल्कुल ऐसी, इस तरह की शेप हो सकती है। ये प्रिज्म बिल्कुल ऐसा हो सकता है। ये देखिए, ये प्लेन सरफेस, ये भी प्लेन सरफेस, और ये हुआ इनके बीच का एंगल। एटलीस्ट का मतलब क्या है? कम से कम दो से ज्यादा हो चलेगा, लेकिन कम से कम कितनी सरफेस होनी चाहिए? दो। और सरफेस कैसी होनी चाहिए? प्लेन, कर्व्ड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सरफेस अगर कर्व्ड होगी तो क्या बन जाएगा? लेंस। और सरफेस अगर प्लेन है तो क्या बन जाएगा? प्रिज्म। समझ रहे हो?
ठीक है, प्रिज्म ऐसा भी हो सकता है, ये भी प्रिज्म हो सकता है, देखो जरा ये शेप देखो फटाफट, ये भी प्रिज्म हो सकता है। एक प्लेन सरफेस आपकी ये हो गई, एक प्लेन सरफेस आपकी ये हो गई, ये इनके बीच का एंगल हो गया, ये भी प्रिज्म हो सकता है प्यारे बच्चों, ये भी प्रिज्म हो सकता है, ये भी प्रिज्म है। एक सरफेस आपकी ये हुई, एक सरफेस ये हो गई, ये एंगल हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी प्रिज्म हो सकता है। प्रिज्म की तो बहुत सारी शेप पॉसिबल हैं, ये प्लेन सरफेस हुई, ये प्लेन सरफेस हुई, ये एंगल हो गया। ठीक प्यारे बच्चों, ये भी प्रिज्म हो सकता है, ये देखिए ये भी प्रिज्म हो सकता है। तो अब आप कहोगे तो सर स्कूल में फिर ऐसा वाला क्यों है? ये प्रिज्म थोड़ा सा खास है, इस प्रिज्म को कहते हैं रेगुलर प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म? रेगुलर प्रिज्म। ठीक है, जो आपके स्कूल में जो प्रिज्म है वो प्रिज्म कैसा है, आइए जरा उसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, स्कूल में जो प्रिज्म है उसका एक फ्रंट जो उसका फेस है वो आपको ऐसे ट्रायंगल दिखा होगा। ठीक है, और इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं कुछ इस तरह से। ये स्कूल में आपने लैब में देखा होगा इस तरह का प्रिज्म। इस प्रिज्म को बोलते हैं रेगुलर प्रिज्म। क्या बोलते हैं? रेगुलर प्रिज्म बोलते हैं। इस प्रिज्म का नाम क्या है? इसका नाम है रेगुलर प्रिज्म। रेगुलर प्रिज्म हम लोग इसको कहते हैं, रेगुलर प्रिज्म। या कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं? कुछ लोग इसको बोलते हैं इक्विलेटरल प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म? इक्विलेटरल प्रिज्म भी कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये इक्विलेटरल प्रिज्म है। दोनों नाम बिल्कुल इसी के हैं। अब ये इक्विलेटरल क्यों है? ये इक्विलेटरल प्रिज्म इसलिए है क्योंकि इसके ट्रायंगुलर जो आपका फेस है उसका हर एक एंगल क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। ये जो है 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। ठीक है, अब इसको लेबल्ड करते हैं, डायग्राम को जरा देखो जल्दी से। ये जो आपको फ्रंट में ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, जो ये फ्रंट वाला ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? इस ट्रायंगल को बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल सेक्शन। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी से? प्रिंसिपल सेक्शन। इसको प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और एक प्लेन सरफेस ये हो गई, एक प्लेन सरफेस इसके साइड में हो गई, इधर ऐसे झोपड़ी बना हुआ ना ये, तो ये दोनों प्लेन सरफेसेस, ये कौन सी सरफेस है? इनको बोलेंगे ये है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। कौन सी सरफेसेस हैं? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस हैं। बहुत बढ़िया। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कोना जो आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, ये ठीक है, जहां पर दोनों सरफेसेस मीट कर रही है आपस में, वो जो एज है, तो इस एज को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिंग एज कहते हैं इसको। नाम याद रखना, क्या क्या बोलते हैं इसको? रिफ्रैक्टिंग एज। और ये जो दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है ना, जो प्लेन सरफेसेस के बीच में जो एंगल बना है, इस एंगल को क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या कहते हैं हम लोग इसे? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है प्रिज्म के बारे में। ठीक है, कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस किसको बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग एज किसको बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म किसको बोलते हैं, प्रिंसिपल सेक्शन किसको बोलते हैं, रेगुलर प्रिज्म का मीनिंग क्या है ना, और रेगुलर प्रिज्म का दूसरा नाम क्या है? इक्विलेटरल प्रिज्म। कौन, क्या नाम है प्यारे बच्चे? इक्विलेटरल प्रिज्म। अब समझते हैं कि प्रिज्म में रिफ्रैक्शन कैसे होता है। तो आइए जल्दी समझिए रिफ्रैक्शन, ध्यान से समझो। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है। अभी लास्ट जो आपका लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि प्लेन ग्लास सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसा होता है। अगर आपने अब तक वो जो है वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से आई बटन को क्लिक कीजिए और वहां पर आपको वीडियो का लिंक मिलेगा और वहां पर आप वो पुराना लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, सो रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। देखिए प्रिज्म के अंदर कितनी सरफेसेस हैं? 2 सरफेस है। कितने सरफेस? 2 सरफेस है। अगर प्रिज्म के अंदर 2 सरफेस है तो रिफ्रैक्शन कितनी बार होगा? 2 बार होगा। ठीक, तो आइए पहले समझते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं, एक अच्छा सा ट्राइंगल बना लेते हैं। देखो जब भी हम प्रिज्म के बारे में बात करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो हम सिर्फ उसका प्रिंसिपल सेक्शन ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? प्रिंसिपल सेक्शन। ठीक है, कंप्लीट आपको वो वाला डायग्राम नहीं बनाना।
सिर्फ सामने वाला ट्रायंगुलर फेस बना दो। अब देखो, अब एक रे ऑफ लाइट जब स्ट्राइक करती है फर्स्ट सरफेस पर, मान लेते हैं कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, धूम धूम तनाना धूम धूम, ठीक। अब मैंने आपको याद करवाया था कि अगर आप रिफ्रैक्शन को स्टडी करना चाहते हो तो आपको नॉर्मल डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप नॉर्मल ड्रॉ नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि रेयर टू डेंसर जा रहा है तो रे किधर जाएगा। तो नॉर्मल से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि रे कैसे जाएगा। तो अब हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर एक नॉर्मल यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो एक नॉर्मल बोले तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आपको पता है कि बाहर तो एयर थी, अंदर क्या है, ग्लास है। तो यानी कि रेयर टू डेंस, रेयर टू डेंस, रे ऐसे जाना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही वो अंदर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, फ्रॉम रेयर टू डेंस बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यानी कि रे ऑफ लाइट का जो पाथ होगा वो डेविएट होगी रे, और ये इस तरह से होगी, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब जरूरी नहीं है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप ये बिल्कुल पैरेलल टू द बेस क्यों नहीं बना रहे हो। तो देखो बेटा, ये जरूरी नहीं कि रे पैरेलल टू द बेस हो, वो एक स्पेशल कंडीशन है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि भाई पैरेलल टू द बेस कब होता है। अब रे आपकी यहां पर आ गई, तो एक बार रिफ्रैक्शन हो गया, अब एक बार रिफ्रैक्शन और होएगा, दो बार रिफ्रैक्शन होना है। तो एक बार रिफ्रैक्शन और कैसे होएगा, यहां पर दोबारा से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, देखिए ध्यान से समझो, एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कीजिए। देखिए लेक्चर को ध्यान से देखते रहो, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर जा रहा है, तो डेंसर टू रेयर के केस में क्या होगा, अब रे तो ऐसे जाना चाह रही है ना, डेंसर टू रेयर गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक। तो नॉर्मल से दूर जाएगा, तो नॉर्मल से दूर जाएगा मतलब अब आपकी रे इस तरह से हो जाएगी। तो ये देखिए फाइनल रे डायग्राम आपके पास है, ये प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन कैसे होता है, जस्ट लुक एट द डायग्राम। तो ये वाले एंगल को हम I1 कहेंगे, ये वाले एंगल को हम R1 कहेंगे, ये वाले एंगल को हम R2 कहेंगे, और ये वाले एंगल को I2 कहेंगे, या फिर हम E कहेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस कहेंगे। चलो ये बात आपकी समझ में आ गई। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ मुझे, प्यारे बच्चों, एक बात तो तुम मुझे बता ही नहीं रहे हो। बात यह है कि जब रिफ्रैक्शन दो बार हुआ है तो डेविएशन भी तो दो बार हुआ होगा, ठीक है। डेविएशन का मतलब रे ऑफ लाइट अपने एक्चुअल पाथ से कितनी बार जो है डेविएट हुई, दो बार। एक तो यहां हो गई पहली सरफेस पर, और एक यहां हो गई। तो जरा मैं रे डायग्राम जो बनाया है, ये देखो, ये वाली जो इंसिडेंट रे वो तो ऐसे जाना चाह रही थी ना सीधी, ठीक है, ऐसे सीधी जाना चाह रही थी, लेकिन वो गई कैसे, ऐसे। तो ये जो एंगल है, नन्ना सा छोटा सा मुन्ना सा एंगल, इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, del1, क्योंकि ये पहली सरफेस पे हुआ है। अब जब डेविएट होगी तो ये तो ऐसे जाना चाह रही थी, लेकिन ये गई ऐसे। तो अगर मैं इस वाले रे को इसको पीछे की तरफ बढ़ाऊं ऐसे ऐसे, तो आप देखिए जो आपकी सेकंड रे है वो कितना डेविएट हो गई, वो आपकी इतना डेविएट हो गई सेकंड टाइम जब रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है। सो del1 इज द रिफ्रैक्शन ड्यू टू फर्स्ट सरफेस एंड del2 इज द रिफ्रैक्शन ऑफ सेकंड सरफेस। एंड व्हाट अबाउट द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, दिस इज द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे and this is the path of emergent ray. The deviation between incident and emergent, so I am talking about this angle. So this angle is called del, which is the net deviation caused by the prism. जो total deviation हुआ है वो total deviation क्या है, del. अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ईना मीना डी का ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में del क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, और del1 और del2 क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो आपके पास एक फॉर्मूला बन सकता है, del इज इक्वल टू del1 प्लस del2। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल डेविएशन इज इक्वल टू डेविएशन ड्यू टू फर्स्ट सरफेस प्लस डेविएशन ड्यू टू सेकंड सरफेस। क्लियर हो गया। अब छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, वो बोल सकता है इन अ प्रिज्म द डेविएशन कॉज
ड्यू टू द रिफ्रैक्शन by the first surface is 15 degree and deviation due to the second surface is 35 degree, so the net deviation, तो ऐड कर देना 15 प्लस 35, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि प्रिज्म के अंदर क्या होता है, कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है, 2 बार रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। अब हम प्रिज्म फॉर्मूला डेराइव करेंगे और देखेंगे कि प्रिज्म फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए, ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, प्रिज्म फॉर्मूला। देखो जरा ध्यान से देखना सब लोग। प्रिज्म फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रिज्म फॉर्मूला। तो एक काम करते हैं, डायग्राम को वापस से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूं। ये एक प्रिज्म बना लेता हूं, जल्दी से प्रिज्म बनाया, एक रे ऑफ लाइट बनाई, ये रे ऑफ लाइट बना दिया, एक नॉर्मल बना दिया इधर, ठीक है। ये रे इस तरह से जो है, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको मैं कुछ कुछ लिख के दिखा सकूं। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं डायग्राम। ये देखो, डायग्राम को थोड़ा बड़ा बना देते हैं। अब देखिए, आपको मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया कि जब रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेगा, ठीक है, तो जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगा वहां पे नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, रिफ्रैक्शन होगा, देन उसके बाद फिर से नॉर्मल ड्रॉ कीजिए, रे ऑफ लाइट इस तरह से चला जाएगा। ये वाली लाइन को और ये वाली लाइन को आपस में ऐसे किसी जगह पर मीट करवा देना, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल सेक्शन था ABC। ये एंगल था हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। ध्यान से देखना बेटा, ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एंगल था I1, ये एंगल था हमारा R1, ये एंगल था हमारा R2 और ये एंगल था हमारा I2, ठीक। एंगल ऑफ डेविएशन कहां पर है, एंगल ऑफ डेविएशन ये रे का ओरिजिनल पाथ है और ये इमर्जेंट रे का ओरिजिनल पाथ है। तो ये वाला जो एंगल है वो क्या है आपका, एंगल ऑफ डेविएशन। तो मुझे एक बात बताओ, एक बात आप समझ नहीं रहे हो मुझे, अगर ये I1 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल तो ये होगा ना। देखो जरा ध्यान से, इस I1 का वर्टिकल अपोजिट एंगल तो ये होगा। तो मैं आपसे अगर पूछूं कि ये वाला एंगल कौन सा है, तो आप कहोगे सर ये वाला एंगल है I1 माइनस R1। सिमिलरली ये एंगल कितना है, I2 माइनस R2, I2 माइनस R2 हो गया। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का कुछ नाम रख दूं, नाराज मत होना आप प्लीज, ये है M, ये पॉइंट है N, ये है आपका O और ये है आपका P। तो मैं कहूंगा कि PMN ट्राइंगल को देखो। आपने देखा, तो अब हम कह रहे हैं कि इन ट्राइंगल PMN, सो PMN ट्राइंगल से क्या मिलेगा, डेल इज एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होगा, अपने क्रॉसपोंडिंग एंगल को छोड़ देंगे। तो डेल इज इक्वल टू कितना होगा, डेल इज इक्वल टू I1 माइनस R1। अभी तो बताया था डेल इज इक्वल टू डेल 1 प्लस डेल 2, प्लस क्या हो जाएगा I2 माइनस R2। तो सॉल्व करो जरा इसे, डेल इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस कॉमन लीजिए R1 प्लस R2। बात नंबर 1 समझ में आया इतना? अगर इतना समझ में आ गया तो एक काम और करो, आप MON ट्राइंगल के पास चलो। कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल MON ट्राइंगल देखो सब लोग, ये जो MON ट्राइंगल है इसमें R1 एंगल O और R2 तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 180। तो हम लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। बात नंबर 2, इतना समझ में आया सबको? अब एक काम और करो, ये क्वाड्रिलेटरल देखो AMON, देखा? ठीक है, तो इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं, AMON। क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, बोलो? इंटीरियर एंगल का सम होता है आपका 360। तो ये वाला एंगल तो 90 है,
ये वाला एंगल भी 90 है, तो क्या बोलेंगे हम लोग क्वाड्रिलेटरल में, क्या बोलेंगे, एंगल ए, देखो ध्यान से, एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल ओ प्लस 90 इज इक्वल टू 360. इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180. बात नंबर 3. गॉट इट. अब सेकंड और थर्ड को इक्वल कर दो, सेकंड और थर्ड को इक्वल कर दो, क्योंकि ये भी 180 और ये भी 180 है. तो सेकंड और थर्ड को अगर इक्वल करोगे तो क्या होगा, देखो जरा ध्यान से, एंगल ए प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू, सेकंड और थर्ड को इक्वल कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O, R1 प्लस R2 प्लस एंगल O. एंगल O से एंगल O गया, सो R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A. ये भी एक मजेदार इक्वेशन आ गई. बात नंबर कितनी आएगी, 4. इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगा. ठीक. अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे मिनिमम डेविएशन की कंडीशन. फॉर मिनिमम डेविएशन, जब मिनिमम डेविएशन होगा, सो एक्सपेरिमेंटली R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R से. जब मिनिमम डेविएशन होगा तो R1 किसके इक्वल होगा, R2 के, और I1 किसके इक्वल होगा, I2 के. याद रखना, ठीक है. I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I से. तो अब इस कंडीशन को यूज करेंगे हम लोग. सबसे पहले इक्वेशन नंबर 4 में यूज करेंगे. फ्रॉम फोर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ. R प्लस R इज इक्वल टू A, 2R इज इक्वल टू A, सो R इज इक्वल टू A बाई 2. बहुत बढ़िया. अब इक्वेशन नंबर 1 देखो, इक्वेशन नंबर 1 में भी कंडीशन इंट्रोड्यूस करो. डेल I1 प्लस I2, I1 भी I है, I2 भी I है, डेल इज इक्वल टू 2I माइनस 2R. ठीक है. तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलेगा आपको, डेल मिनिमम इज इक्वल टू 2I माइनस 2R. लेकिन बच्चे 2R किसके इक्वल है, बोलो बोलो, 2R किसके इक्वल है, 2R तो A के इक्वल है, प्लस A, सॉरी माइनस A. सो यानी कि 2I इज इक्वल टू कितना होगा, डेल मिनिमम प्लस A, यानी कि I इज इक्वल टू कितना होगा, डेल मिनिमम प्लस A बाई 2. I भी मिल गया और R भी मिल गया आपको. ठीक है, I भी मिल गया और R भी मिल गया. अब यूज करेंगे स्नेल्स लॉ. यूजिंग स्नेल्स लॉ, अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज करता हूं तो मुझे पता है कि म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है. सो म्यू इज इक्वल टू साइन आई की वैल्यू कितनी आई, डेल प्लस ए बाई 2, और आर की वैल्यू कितनी आई, आर की वैल्यू आई ए बाई 2. इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रिज्म फॉर्मूला. ये फॉर्मूले को क्या बोलते, बोलो, इसको बोलते हैं हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला. याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. ठीक है. अब इसमें एक स्पेशल केस हो जाएगा, स्पेशल कंडीशन. ध्यान से देखो बेटे, स्पेशल केस फॉर थिन प्रिज्म. अगर प्रिज्म बहुत पतला हो, थिन प्रिज्म होगा तो I एंड R वेरी स्मॉल, तो साइन I इज इक्वल टू I, जैसे कि साइन 0 0 होता है. तो बहुत छोटा अगर एंगल होता है ना, तो साइन एंगल के इक्वल वैल्यू दे देता है. साइन R इज इक्वल टू R, साइन R इज इक्वल टू R. तो क्या होगा, जल्दी बताओ भाई, म्यू इज इक्वल टू I अपॉन R, बिकॉज साइन I इज इक्वल टू I एंड साइन R इज इक्वल टू R. ठीक है. अब I की वैल्यू और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग. यहां पर I की वैल्यू क्या थी हमारी, I की वैल्यू थी डेल प्लस A बाई 2, और R की वैल्यू क्या थी, A बाई 2. 2 से 2 कैंसिल हुआ, म्यू इज इक्वल टू डेल प्लस A अपॉन A. सो म्यू A इज इक्वल टू डेल प्लस A को इधर ले आओ, सो म्यू A माइनस A इज इक्वल टू डेल.
सो डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। इस फॉर्मूले को भी याद रखना, इसको बोलते हैं थिन प्रिज्म फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? थिन प्रिज्म फॉर्मूला। ठीक है, यह है आपका थिन प्रिज्म फॉर्मूला, याद हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए। अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, देखिए जरा ध्यान से, ठीक है, वेरिएशन ऑफ डेल विद आई, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ चेंज कैसे होता है। तो एक्सपेरिमेंटली जब लैब में एक्सपेरिमेंट किया, तो लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा, तो एक ग्राफ ड्रॉ किया हमने। ग्राफ किस किस के बीच में ड्रॉ किया? एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ किया। तो ग्राफ कैसे आया, शेप कैसी थी ग्राफ की? ग्राफ की शेप कुछ इस तरह की थी। ठीक, तो यानी कि जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, as soon as we increasing the angle of incident angle, then angle of deviation decreases and become minimum at certain point, and this point is when I1 is equal to I2, when angle of incident is equal to the angle of emergence. So at that case, in that case the angle of deviation is minimum. So exam में question आता है, what happen if we increase the angle of incident? So क्या होगा? Angle of deviation first decreases and then increases. Okay, and the least value, or you may say the minimum value of the angle of deviation is del minimum. And for the del minimum we have a specific condition, and क्या है वो condition? When angle of incident is equal to the angle of emergence. Okay, प्रैक्टिकली कैसे समझा जाए? देखो जरा ध्यान से समझो। प्रैक्टिकली ये कैसे समझा जाए कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आ चुकी है? ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है आपका। तो बेटा जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आ जाती है, तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, देखो जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आती है तो आप सबको याद रखना है, एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ incidence. I1 is equal to I2, and this refracted ray become parallel to the base. तो ये याद रखना, हम कहेंगे refracted ray, बोलो refracted ray inside a prism, becomes parallel to the base of prism. ये एग्जाम में आया था एक साल, बहुत बच्चे धोखा खा गए थे इसके आंसर में, क्योंकि बच्चे रट्टा इस पे मार के गए थे, ये नया था। तो रट्टा मारने से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई होती है समझने से। आपको पता है कि जब I1 I2 के इक्वल है और R1 R2 के इक्वल है, सो ऑब्वियस होगा, अगर आप ज्योमेट्री जानते हो तो ये वाली रे क्या होगी, इस बेस के क्या होगी, पैरेलल होगी। समझ रहे हो? तो याद रखना, जब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन आती है तो रिफ्रैक्टेड रे क्या होती है, जो आपकी इनसाइड द प्रिज्म जो रे होती है, वो बिकम पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में जहां हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, और साथ ही साथ एक लास्ट जो 2 कॉन्सेप्ट आपके रह गए, रियल एंड एपरेंट डेप्थ और आपका TIR। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हैं, और कमेंट करके आप हमें फीडबैक पहुंचा सकते हैं कि आपको और कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम है जिसकी स्पेशल वीडियो बनाई जानी चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।